वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर है और क्लास 9 का चैप्टर है। दोस्तों इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकेंड लॉ और उसका फॉर्मुलेशन साथ साथ में उसका कॉन्सेप्ट, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं डीपली विद अ ग्रेट एनालिसिस। तो जिस भी भाई बहन ने, जिस भी स्टूडेंट ने और जिस भी कैंडिडेट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में, वो दोनों वीडियो देख लो और फिर आओ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एकदम यूनिक है लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उनसे है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कंप्लीट नॉलेज दूं, एक डिपेंडेंट ना बनाओ, आप इंडिपेंडेंट बनिए इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि एंड में आप भूल जाते हो और मुझे पता है कि ये वीडियो आपको पक्का पसंद आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, मैं उसका पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद में हम उसके बारे में मैथमेटिकली बातें करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए पहले आप डायग्राम से समझिए, उसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूंगा। ठीक है, पहले आप डायग्राम से समझिए, मेथड एक क्या है उसका मेथोडोलॉजी, डायग्राम समझिए। क्या बोल रहा है कि अगर एक आपका ये ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है आपके पास दिया हुआ है m और इसका मास m1 और इसका मास दिया हुआ है m2। न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेटमेंट यही बोलता है कि अगर मेरा m, ये वाला बॉडी, अगर ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, मान लो ये a है और ये b है, अगर ये इसके ऊपर एक्सर्ट करता है तो ये फोर्स होगा Fa। ठीक है, FAB। और अगर ये फोर्स एक्सर्ट किया तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा FBA। ये बोलता है भाई अगर तू मेरे को फोर्स एक्सर्ट करता है तो मैं भी तेरे ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करूंगा। ठीक है, अब लड़ाई इसमें होगी कि किसका फोर्स ज्यादा होगा। तो उस टाइम न्यूटन थर्ड लॉ आ गए, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, FAB बराबर होंगे FBA के, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्यों? ये देखिए, ये जो ये A वाली बॉडी है ये लेफ्ट टू राइट फोर्स लगा रहा है और जो B वाली बॉडी को राइट टू लेफ्ट फोर्स लगा रहा है। डायरेक्शन इक्वल नहीं है ना, अपोजिट है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। न्यूटन थर्ड लॉ बोले कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसका रिवर्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ये न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, अब यहां से मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो देखिए। इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट एंड फोर्स FAB on another object B, then object B exert force FBA but in opposite direction and equal magnitude। समझा आपने कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है बी पे, तो बी वाले भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये बात समझ में आई? तो हम क्यों ना इसको मैथमेटिकली देख लिए, आपको देख लिया ना इस मैथमेटिकली कि अगर ये आपके पास है तो इसका अपोजिट वर्जन भी होगा। अब दोस्तों आपने ये तो पढ़ा होगा, मतलब ये मैंने पढ़ा दिया, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, वो इसका एंडर स्टेटमेंट है। क्या? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से उसके नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन पे कि आपने इस स्टेटमेंट के अलावा न्यूटन के थर्ड लॉ में अदर स्टेटमेंट क्या पढ़ा है। पॉज कीजिए, लिखिए, अगर नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए उन्होंने बोला है इस अकॉर्डिंग टू दिस, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं यहां बगल में लिखता हूं तो आप बोलोगे हाँ ये सही है। देखिए बेटा, एक ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है।
अब वो जो स्टेटमेंट है वो इसी स्टेटमेंट से बन के आया है, वो फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है वो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही स्टेटमेंट होगा जो अक्सर बच्चे कमेंट सेशन में जरूर लिखेंगे, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, अगर इस बॉडी ने, अगर ये वाली बॉडी थी ना, ये ए था, ये बी थी, अगर इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया एफ ए बी, तो ये बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की एफ बी ए। अब इस स्टेटमेंट के द्वारा कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है वो देखिए, कि अगर ये बॉडी एक्सर्ट कर रही है तो हमारा एफ ए बी हमारा क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा, और हमारा एफ बी ए कहलाएगा हमारा रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्शन है वो इक्वल हो जाएगा रिएक्शन के, लेकिन उसका साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, अपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन हो तो रहा है, जितना वो कर रहा है उतना ही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन द रिएक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई? ये बात समझ में तो आप इसको लिख लो, रट लो, लेकिन जब तक आप इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको और डीपली अंडरस्टैंड में ये नहीं आएगा कि कैसे वो एक्शन होता है, कैसे वो रिएक्शन होता है। वो देखिए, लिख लिया इसको, चलिए हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि कैसे ये हमारे नॉर्मल जीवन में हम कब एक्शन और कब रिएक्शन को फील करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर ये एक पर्सन है, इफ दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ये उसका पैर है, ठीक है, ये अच्छा पैर नहीं है लेकिन हाँ अज्यूम कीजिए कि इसका एक पैर है, ठीक है। अगर ये ग्राउंड पे चल रहा है, ग्राउंड पे चलता है ना कोई पर्सन, तो क्या करता है, जितना हम इस ग्राउंड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उतना ही रिवर्ट में हमें ग्राउंड से फोर्स मिलता है। मीन्स दैट कि अगर इस पर्सन, ये रोड है, ठीक है, ग्राउंड है, रोड है, और ये क्या है, मैन है, ठीक है। अगर इस मैन ने इस रोड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, मैन ऑन रोड, तो ये रिवर्ट में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, रोड ऑन मैन। मतलब जितना इस पर्सन ने रोड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ही रोड मैन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स का, रिवर्ट फोर्स का, जो आपको रिएक्शन फोर्स मिल गया, उस फोर्स का वो मैन यूज करके आगे बढ़ता है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल आपके जो एनसीईआरटी में है वो, अगर ये पूरा पानी है, ठीक है, वाटर है, रिवर है, यहां पे एक बोट है, ठीक है, ये क्या है, बोट है, इस बोट के किनारे पे एक पर्सन है, ये पर्सन है। अगर इस पर्सन को यहाँ पे बड़ा सा एक स्टोन है, नदी के किनारे पे है, मतलब एट द बैंक ऑफ द रिवर, वहां पे इस पर्सन को यहां से यहां जंप करना है, वो कैसे करेगा, वो जंप करेगा, है ना, नॉर्मली अपने पैर पर करेगा, जंप करेगा। लेकिन जब वो जंप करता है, उसने क्या देखा कि ये बोट अब आपकी इसकी पीछे जा रही है, तो व्हाई, क्वेश्चन इज राइजेस कि व्हाई द बोट इज मूविंग behind the person if the person is jumping in front of the boat। तो आंसर इज दैट कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने बोट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, और उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इस बोट ने इस पर्सन को एक्सर्ट किया कि ये आगे जाए। तो जितना ये फोर्स पीछे एक्सर्ट कर रहा है ना, वो पर्सन उतना ही आगे मूव कर रहा है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तीसरा आप जानते हो कैसे, रॉकेट वाला। ये रॉकेट देखा है ना आपने, ठीक है, रॉकेट से नीचे आपका क्या निकलता है, इग्निशन हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, आग निकलती है। तो जितना आग, जितना आपका जो वो है हीट है, जितना हीट नीचे निकलती है, ये जो हीट जितना नीचे निकलती है, ये हीट आपको उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स देती है कि ये रॉकेट ऊपर जाए। समझ में आया? तो ये भी एक रॉकेट का जो फिनोमेना है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। अब लास्ट में आपको बताता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बुक में आ रहा है, देखिए
लास्ट वाला जो एग्जांपल है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देखता है ना वो लास्ट तक देखे तो उसका फायदा होता है। स्टार्टिंग में आपने कुछ देखा और बंद करके चले गए तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएगा। देखिए लास्ट वाला है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन देखिए कैसे, ये आपका एक पिस्टल है, ठीक है, ठीक है, यहां पे लगा होता है आपका ट्रिगर, ठीक है। जब भी आपने इस पिस्टल से आपने फायरिंग की तो यहां से निकली एक बुलेट, निकली, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। अब ये बोल रहा है कि जब भी आपने पिस्टल का ट्रिगर दबाया तो ये पिस्टल से एक बुलेट बाहर निकली। यहां पे कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया? हाँ, लगा है न्यूटन का थर्ड लॉ। कैसे, वो देखिए। इस पिस्टल का मास कितना होगा? m। इस पिस्टल बुलेट का मास कितना होगा? m2 m1। ये गई आगे, इसका एक्सेलरेशन a2, इसका a1। अब बताइए, आप तो बोलते हो सर ये तो बुलेट बहुत तेज जाती है, 150 120 किलोमीटर पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से जाती है। ये बुलेट तो मूव ही नहीं करता। करता है, राइफल हो, बुलेट हो, टैंक हो, कुछ भी हो, अगर उसमें से कुछ भी बाहर निकलता है बुलेट के फॉर्म में तो डेफिनेटली है कि वो भी पीछे मूव करता है। आपने मूवीज में देखा हो जब टैंक से एक गोला निकलता है तो टैंक थोड़ा सा पीछे होता है, वही है ये। अब ये कैसे हो रहा है? अगर ये इसने इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया बुलेट के ऊपर तो यहां लिखिए F गन टू बुलेट, तो बुलेट ने भी एक फोर्स एक्सर्ट किया गन के ऊपर। इन दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। अब बात आती है सर जितने वेलोसिटी से ये मूव करता है क्या उतने ही वेलोसिटी से हमारा गन या राइफल या टैंक मूव करता है? नो। व्हाई? आंसर इज दैट कि हमने अभी न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो F होता है ना वो होता है m और a का मल्टीप्लिकेशन, और जो a है वो होता है F अपॉन m, दैट इज इसका और इसका बीच में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बुलेट के कंपैरिजन में क्या आपका जो गन है, राइफल है, पिस्टल है, टैंक है, क्या उसका मास सेम रहता है? नहीं। ये इसका मास इतना है तो इसका मास इतना होगा, है ना। तो एज कंपेयर टू द मास ऑफ द गन, राइफल और टैंक, द मास ऑफ द बुलेट इज नेग्लिजिबल। इसका मास बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज बहुत कम। और थोड़ा बहुत भी एक्सेलरेशन होता है तो वो जर्क हमारा शोल्डर या आपका हैंड या वो ग्राउंड सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपने देखा ना कि कैसे एक न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे आम जिंदगी में लगता है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप न्यूटन के थर्ड लॉ को समझ चुके हैं, न्यूटन के तीनों लॉ को समझ चुके हैं। अब सबसे बड़ा आपके सामने एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपको देगा 5 नंबर। ठीक है, तो चलते हैं उस वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार सेशन पे। तब तक के लिए आप तीनों वीडियो को मेरे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे रिवाइज करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक धमाकेदार सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना न भूलें। ओके।